10th क्लास निकाल लीजिए अपनी हिंदी की बुक क्षितिज। हिंदी की में अपनी पुस्तक खोलिए क्षितिज। क्षितिज में आज हम पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 में और इनकी मृत्यु हुई है 1938 में। तो इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में सन 1864 में हुआ था। इनके पिता पंडित राम सहाय दुबे कान्या कुब्ज ब्राह्मण थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं होने के कारण स्कूल शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली थी, लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात रेलवे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा यानी कि त्यागपत्र दे दिया। आप सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। यानी कि इन्होंने कब सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन करते रहे, उसी से जुड़े रहे। सन 1938 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया। यानी कब 1938 में इनकी मृत्यु हो गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। द्विवेदी जी कवि, समालोचक, निबंधकार, संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभर कर सामने आए। आपने 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक से जुड़े रहे। हिंदी व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों एवं लेखकों का साहित्य रचना में मार्गदर्शन किया। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जाता है। यानी इनके समय का जो युग था इन्हीं के नाम पर हुआ है, उसे द्विवेदी युग कहा जाता है। इनके प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचन दृष्टि से गहन अध्ययन किया एवं प्रासंगिक एवं विवेक समस्त परंपराओं का समर्थन तथा रूढ़ियों का विरोध किया। इनके लेखन में सरलता है, सुबोधता है, परिनिष्ठता है, इसके गुण इसमें झलकते हैं। तो इनकी भाषा कैसी रही है? सरल रही है, सुबोध रही है, परिनिष्ठ रही है। और इन्होंने अपने जो लेख लिखे हैं उसमें जो परंपरागत चली आ रही है, पारंपरिक मतलब रूढ़ियाँ हैं, उसका इन्होंने विरोध किया है अपनी रचनाओं में। तो अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? मौलिक रचनाएं हैं इनकी काव्य मंजूषा, सुमन, अवला विलाप, कान्यकुब्ज, कविता कला, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसज्ञ रंजन, साहित्य का आदि। और अनुदित रचनाएं कौन सी हैं? जैसे विनय विनोद, स्नेहमाला, चतुरंगिनी, भामिनी विलास, रघुवंश, वेणी संहार, वेकन, विचार रत्नावली, स्वाधीनता, ये गद्य है। तो बच्चों, जो प्रस्तुत निबंध है आप ये पढ़ेंगे, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इसमें द्विवेदी जी ने महिला मोद शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। किससे लिया गया है ये? महिला मोद शीर्षक निबंध संग्रह से। यह निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। पढ़े लिखों का पांडित्य, उससे ये प्रकाशित हुआ है। इसमें 21वीं सदी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार और वाणिज्य सहित सभी क्षेत्र में
पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्माण एवं विकास में अपना योगदान दे रही है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, है ना। तो आज स्त्री सब जगह गई हुई है ना। सरकारी सेवा में भी है, निजी क्षेत्र में भी है, व्यापार में भी है, यहाँ तक कि प्लेन उड़ा रही हैं, है ना। तो सभी क्षेत्रों में जो है आज स्त्रियों का बोलबाला हो गया है, अर्थात पुरुषों की बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान एवं रूढ़िवादी समाज में कड़ा संघर्ष चल रहा है। आज स्त्री हर क्षेत्र में है, सब काम कर रही हैं, पुरुषों से आगे बढ़ रही हैं, कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्त्री शिक्षा के कुछ ऐसे विरोधी हैं जो आज भी जो है स्त्रियों को छोटा मानते हैं, उनको गिरा हुआ मानती हैं। इस निबंध की सहायता से आपको यही बताया गया है कि जो कुतर्क वो देते हैं उन कुतर्कों का खंडन ही इस पाठ में किया गया है। जो ये पाठ अभी पढ़ेंगे इसमें स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार के विघटन एवं पतन का जिम्मेदार ठहराने वाले तकियानुसी सोच को अकाटे तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करता है। यानी कि आज स्त्री हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन फिर भी जो कुतर्क करने वाले हैं वो तकियानुसी विचारों वाले हैं, छोटी सोच वाले हैं। वो क्या कहते हैं, आज भी स्त्री को पढ़ाना जो है वो क्या है, सोचते हैं कि समाज एवं परिवार में विघटन होगा, पतन का कारण बन जाएगी स्त्रियों को यदि पढ़ाया जाए तो। जिम्मेदार ठहरने वाली दकियानुसी सोच का अकाटे तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करता है। यानी कि कहते हैं स्त्रियों की सोच दकियानुसी होती है, वो बड़े काम नहीं कर सकती, ऐसा लोगों का विचार है कि इसलिए इनको पढ़ाना नहीं चाहिए, स्त्रियों का काम तो केवल चूल्हा चौका ही करना होता है। ऐसी आज भी सोच है लोगों की। उन्हीं ऐसी सोच वाले लोगों के लिए ही इन्होंने ये सब मतलब जो अभी आप पढ़ेंगे उसमें यही सब बताया गया है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। देखिए, बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई हो, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुरीतियों को सुशिक्षित करना है, कुमार्गामियों को सुमार्गामी बनाना है और अधार्मिकों को धर्मत्व का मर्म समझाना है, उनकी दलीलें सुन लीजिए। यानी आज भी बड़े दुख से हमें कहना पड़ रहा है कि आज भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो कि स्त्रियों को पढ़ाना क्या समझते हैं, या कि यदि स्त्रियां पढ़ी लिखी होंगी तो वो उनके जो घर का सुख है उनके घर के सुख का जो घर में जो सुख मिलने वाला है उसका नाश हो जाएगा, ऐसा वो मानते हैं कि स्त्रियों को यदि पढ़ाया जाए तो स्त्रियों को पढ़ाना जो है अच्छा नहीं है, स्त्रियों का काम घर में ही चौका चूल्हा करना है, यही वो ऐसा मानते हैं। और ऐसे भी वो लोग हैं जो सुशिक्षित हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, है ना, जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों में शिक्षा पाई है, ऐसे लोग हैं। धर्मशास्त्र और संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित हैं जो ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं, वो ही इस तरह के तर्क जो है देते हैं। ऐसे लोग कहते हैं जिनका पेशा जो अपना है कुशिक्षितों को सुशिक्षित बनाना है, कुमार्गामियों को सुमार्ग पर चलाने वाला काम करने वाले हैं। ऐसे जो धार्मिक हैं उनको धार्मिकों को धर्मत्व का मर्म समझाने वाले हैं। ऐसे लोग हैं जो स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी हैं। अब उनकी दलीलें सुन लीजिए। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपड़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल ना थी, होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। क्या कहते हैं कि पुराने टाइम में कि जो कवियों नाटकों की स्त्रियों की कुलीन स्त्रियों से
अपड़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं, यानी जो उनकी बातें हैं उनसे कराई गई हैं जो पुराने समय की हैं। तो इससे वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि पुराने समय में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ाने लिखाने का जो है चलन नहीं था। इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। यदि पुराने समय में स्त्रियां पढ़ी लिखी होती तो पुराण आदि में उनके पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी भी मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, उनका जो विरोधी हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी लिखी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। इस पर उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। क्या कहते हैं कि यदि स्त्रियों को पढ़ाया जाता, पुराने समय में तो स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन शकुंतला ने दुष्यंत को गंवारों की भाषा में मतलब एक छोटा सा श्लोक लिखा था। यदि वो पढ़ी लिखी होती तो कितना सब कह डालती थी, है ना। उस छोटे से श्लोक ने ही मतलब इतनी कम शिक्षा में ही अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने दुष्यंत को जो कटु वाक्य लिखे थे ये उनकी पढ़ाई लिखाई का ही परिणाम था। तो ऐसी उन्होंने दलीलें दी हैं। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपड़ों की भाषा थी, अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपड़ गंवारों की भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। क्या कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, है ना। शकुंतला ने जो श्लोक रचा था वो तो अनपढ़ों की भाषा थी, अतएव नागरिकों की भाषा तो दूर रही, अपड़ गंवारों की भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना। यदि इस भाषा में भी थोड़ा सा भी स्त्रियों को पढ़ा दिया जाए तो क्या है, इससे मतलब अच्छा नहीं है, बर्बादी के लिए ही बताया है। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है, तथापि हम दो चार बातें लिख देते हैं। यानी जो इस तरह की दलीलें दी हैं इनसे ये साबित होता है, इससे ये पता लगता है कि इन्होंने जो है स्त्री की उपेक्षा की है। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपड़ होने का प्रमाण नहीं। आप क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नाटकों में स्त्रियां प्राकृत भाषा बोलती हैं। तो ये प्राकृत पुराने पहले टाइम में प्राकृत बोली जाती थी। प्राकृत बोलना जो है अपड़ होने का प्रमाण नहीं है, यानी इसका कोई प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत ही बोल सकती थी, यानी प्राकृत बोलती थी तो प्राकृत भाषा में बात करती थी। तो प्राकृत बोलना जो है अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, है ना। और संस्कृत भी बोलती थी, संस्कृत भी बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न ही गंवार होने का, लेकिन वो प्राकृत भाषा में बात करती थी, संस्कृत नहीं बोलती थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनपढ़ थी, गंवार थी। अच्छा, तो उत्तर रामचरित्र में ऋषियों ने वेदांत वादिनी पत्नियाँ कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों की समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि पुराने, हम ये नहीं कह सकते कि पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, है ना, प्राकृत बोलती थी। तो इसका ये नहीं है कि वो अनपढ़ हैं। पहले समय में जो ऋषि मुनि होते थे, वेदांतवाद, जो ऋषियों की पत्नी वेदांतों को बोलने वाली थी, है ना, वो संस्कृत में भी बात करती थी, प्राकृत भी बोलती थी। उनकी संस्कृत कोई गंवारी भाषा संस्कृत नहीं थी। भवभूति और कालिदास आदि के भी जो नाटक लिखे हैं उस जमाने के हैं वो भी, कि ये हम नहीं कह सकते कि उस समय स्त्रियां अपढ़ थी। शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था, सभी संस्कृत बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत ना थी? सबूत तो प्राकृत के चलन से ही मिलते हैं, यानी इसका कोई भी प्रमाण नहीं है कि उस जमाने में बोलचाल में प्राकृत थी ही नहीं।
प्रमाण तो प्राकृत चलन के ही मिलते हैं, यानी जो प्रमाण मिल रहे हैं उस समय के यही मिल रहे हैं कि प्राचीन काल में उस समय प्राकृत भाषा बोली जाती थी। प्राकृत यदि उस समय प्रचलित भाषा ना होती तो क्या होता? बौद्ध और जैन में हजारों ग्रंथ लिखे हुए हैं, वो क्यों लिखे जाते? भगवान शाक्य मुनि उनके चेले प्राकृत में ही उपदेश देते थे, वो क्यों देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में की जाने से एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत जो भाषा है वो सामान्य भाषा थी, सर्वसाधारण के बीच में प्राकृत भाषा ही बोली जाती थी। इसीलिए उस समय के जो ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, और भी जो ऋषि मुनियों की, उनकी पत्नियों की, वेदांतवादियों की भाषा है वो सब प्राकृत में है। अर्थात उस समय जो जनसाधारण के बीच में वार्तालाप होता था वो किस में होता था? प्राकृत भाषा में ही होता था। अतः प्राकृत बोलना, लिखना, पढ़ना, शिक्षा होने के चिन्ह नहीं। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य, कुमार पाल चरित्र आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादन इस जमाने के अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने ज़माने का प्रचलित भाषा का अखबार लिखता है। हिंदी, बंगला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत भाषा हैं। हिंदी है, बंगला है, और ये जो भाषाएं जहाँ बोली जाती हैं उसको आजकल की प्राकृत भाषा ही कहेंगे। शौरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने के लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह आज हिंदी, बंगला, मराठी भाषाएं पढ़ करके हो रहे हैं। यानी सर्वसाधारण की भाषा उस समय प्राकृत थी। प्राकृत पढ़ने के बाद भी लोग उस समय भी पंडित बन सकते थे, क्योंकि आज हिंदी, बंगला, मराठी आदि पढ़ करके भी पढ़ सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? अर्थात नहीं मानी जा सकती। जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते थे या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत, दूसरे लोग और स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर रखा था। क्योंकि जो संस्कृत भाषा है वो थोड़ी कठिन पड़ जाती है। संस्कृत भाषा हर किसी से नहीं बोली जाती, जनसाधारण से नहीं बोली जाती, तो इसलिए उस समय प्राकृत भाषा जो है जनसाधारण की भाषा थी। यही नियम बनाया हुआ था। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में ना मिले तो क्या आश्चर्य की बात है। और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए, उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। दिखाइए जहाज़ बनाने वाले नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराणों में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर के उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों के उन प्रगल्भ पंडिताओं का नाम उल्लेख देखकर कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। क्या कहा है कि पुराने टाइम में कोई विश्वविद्यालय नहीं होते थे महिलाओं को पढ़ाने के लिए, स्त्रियों को पढ़ाने के लिए। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख यदि पुराणों में नहीं है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नहीं हो सकता। जब प्राचीन काल में विद्यालय ही नहीं होते थे तो पुराणों में भी उल्लेख नहीं होगा है। और उल्लेख उसका कहीं रहा भी हो तो नष्ट हो गया होगा, बहुत पुरानी बात हो गई है। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, है ना, और लेकिन तो क्या विमान कहीं तो बनाए गए होंगे भाई, विमान बनाए गए होंगे, उसके विमान सिखाने वाला कोई शास्त्र तो होगा। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, तो इन सब का क्या हमारे पास कोई प्रमाण है? कोई नियमबद्ध प्रणाली है कि हम जो दर्शकों को दिखा सकें? कोई दर्शक ग्रंथ है? तो इस तरह से उन्होंने दलील दी है। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व जो है हम बड़े गर्व से स्वीकार कर लेते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक पंडिताओं के नाम उल्लेख देखकर कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख और अपढ़ और गंवार बताते हैं। ये बड़े दुख की बात है। इस तर्कशास्त्रज्ञता और इस
न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्रायः सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्वभरा आदि स्त्रियों से करावे और उन्हें ककहरा पढ़ना भी पाप समझे। यानी कि वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं कि ईश्वर द्वारा लिखा हुआ है ना। वेदों को तो ईश्वर कृत मानते हैं और ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना करने वाले अर्थात उनका दर्शन विश्वरा आदि स्त्रियों से करावे और फिर उन्हें ककहरा पढ़ना भी पाप समझे कि ये नहीं, स्त्रियों के लिए ककहरा पढ़ना नहीं होता, कार्य तो वो करेंगी और वो उसको पढ़ नहीं सकते। शीला और विद्या आदि कौन थी जिन्होंने ये लिखा था? वे स्त्री ही तो थी। बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदरत हुई थी या नहीं? आदरत मतलब आहत। शार्ट गदर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा जिन सैकड़ों स्त्रियों की पदरचना लिखी हुई है, उद्धृत है, क्या वे अपढ़ थी? है ना, इस तरह से उन्होंने तर्क दिया है। जिस भारत में कुमारियों का चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैल मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको पढ़ने लिखने की आज्ञा ना थी। तो क्या कहा है तर्क इन्होंने जो इनके पक्ष में है स्त्रियों के? वो कहते हैं कि पुराने समय में आप देखते हो कि स्त्रियों को नचाया जाता था, है ना। वो कौन होती थी? स्त्री। गाने बजाने का काम वो कर लेती थी, फूल चुनने के लिए उनके करती थी, हार गूंथने के लिए वो करती थी, वो ही जाती थी, चित्र बनाती थी, नाचती थी, ये सब तो कर लेती थी स्त्री, लेकिन उनको पढ़ाने का शौक नहीं रखती थी, पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। कैसे विज्ञ, मतलब कौन इस बात को जो है स्वीकार कर सकता है? कौन मान लेगा इस बात को? नहीं मान सकते। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पाटलिनते प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकती है? यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। क्या कहते हैं कि अत्रि ऋषि की पत्नी धर्म पर बहुत अधिक व्याख्यान देती थी कि घंटों बीत जाते थे। गार्गी बड़े बड़े विद्वानों से, ब्रह्मवादियों से शास्त्रार्थ में उनको हरा देती थी। मंडन मिश्र की धर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे। तो क्या वो अपढ़ थी? ये कहा है कि गजब है, यदि वो अपढ़ थी, ये तो बड़ी भयंकर बात है। मतलब इससे अधिक भयंकर बात और क्या होगी कि ऐसा पापी पढ़ने का अपराध है। तो क्या क्या ये कि पापी पढ़ने का अपराध है कि जो है पढ़ाना जो है स्त्रियों को पाप है, अपराध है? ना तो वो पढ़ती और ना पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार जो है स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है, समझे। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का कूट। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारत का कोरा बढ़ाना चाहते हैं। क्या कहते हैं कि यानी स्त्रियां सारे काम कर सकती हैं, है ना, लेकिन पढ़ना जो है उनके लिए अपराध है, कालकूट है ना, अपराध है। तो ऐसी ही दलीलें जो देते हैं, ऐसी ही दलीलें जो रखते हैं, उसके आधार पर लोग स्त्रियों को अपढ़ रख करके ये क्या भारत का कल्याण करेंगे, क्या देश का कल्याण करेंगे। मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी, ना सही, ठीक है, नहीं थी तो कोई बात नहीं। उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत न समझी जाती होगी, पर अब तो ज़रूरत है। ठीक है, क्या कहते हैं लेखक कि चलो मान लेते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियां नहीं पढ़ाया जाता था, उस समय ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज तो स्त्रियों को पढ़ाना बहुत अधिक आवश्यक है, बहुत अधिक ज़रूरत है, अतः पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों, प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलो, अगर मान लिया पुराने समय में नहीं पढ़ाया जाता था तो, लेकिन आज तो ज़रूरत है, आज तो पढ़ाओ। जब इतने सारे पुराने नियमों को हमने तोड़ दिया है तो आज इस रीति को भी तोड़ दो। कौन सी रीति को? कि स्त्रियों को साक्षर बनाया जाए, इस पुरानी चाल को
तोड़ दो। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए। पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थीं अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में बड़ी पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत दशकंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने एक लंबा चौड़ा एक पत्र एकांत में लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण के पास भेजा था। वह तो प्राकृत में रहता, उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है। उसने रुक्मणी से जो पांडित्य दिखाया वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने, गंवारपन का सूचक नहीं है। यानी एक बात और याद आ गई है कि प्राचीन काल में आप देखिए, आपने भी सुना होगा, श्रीमद् भागवत दशम स्कंद का 53वां अध्याय है। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। तो रुक्मणी ने भी क्या किया था, एक लंबा चौड़ा पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण के पास भिजवाया था। तो उसमें भी क्या है, रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है वो उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने का या गंवारपन का परिचय नहीं दे रहा है, उसका सूचक नहीं है वो। तो इससे ज्ञात होता है कि पुराने समय में भी स्त्रियां पढ़ी लिखी थी। पुराने ढंग से पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि से तो नाटकों की उपेक्षा भगवत का महत्व बहुत अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उसमें कोई यह कहे कि सभी प्राकालीन स्त्रियां अपढ़ होती हैं तो उसकी बात पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। गई बीती मतलब उस पर कोई विचार नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का क्या हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का क्या हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा ही है। एक और तर्क दे रहे हैं कि यदि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है ना, स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थ का परिणाम है, तो जो पुरुष अनर्थ कर डालते हैं उसका परिणाम क्या होगा भाई, उसको भी तो शिक्षा का परिणाम समझना चाहिए। जब स्त्रियों को नहीं पढ़ाना है, उनसे अनर्थ होता है, तो पुरुषों को पढ़ाने से भी तो अनंत होता है ना। बम के गोले फेंकना ये क्या गलत काम नहीं है? नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियाँ करना, घूस लेना, ये सब क्या है? ये भी तो पढ़ने लिखने का ही नतीजा हो सकता है। सारे कॉलेज स्कूल पाठशालाएँ बंद हो जानी चाहिए फिर तो। परंतु विक्षिप्तों, वाद व्यतीतों और गृहस्थों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? यानी यदि शकुंतला ने दुष्यंत को कुछ कटु वाक्य कहे तो उन्होंने कोई गलत नहीं किया, कोई नहीं किया। क्या वह अपने उनसे कहती, आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए, वो ऐसा थोड़ी कहती है ना। नीति न्याय सदाचार और धर्म में आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी होगी। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में भी तो कहाया है। सुनिए, ये शब्द जो हैं उन्होंने सीता ने लक्ष्मण से कहे थे। वाच्यस्य त्वया मदचनात् स राजा ब्रह्मो विशुद्धामति यत् समक्षम मां लोकवाद श्रवणादहासी श्रुतस्य तदिक्त्वं सदृशम कुलस्य। क्या कहा था
कि हे लक्ष्मण जरा सुनिए, उस राजा से कह देना। या उनको ये नहीं कहा था कि महाराज से या राम से या इस तरह से, कि उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया है। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है? सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा था? राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा था। तो सीता ने भी तो जो ये वाक्य कहे हैं, ये क्या कटु नहीं है? ये भी कटु है। उनको एक राजा मात्र ही कहा है। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की है, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की, मनवादी ब्रह्म ऋषियों, धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की ये उक्ति है। उन्होंने ये कहा है, नपस्य वर्णाश्रम पालनम यत् स एव धर्मो मनुना प्रणीत। सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ, समाशील, तपस्वी तक ने अस्यत्येव मनुताग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतः शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटुवाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न तो यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, और न ही ये गंवारपन का, और न ही इसको अपूर्णता कह सकते हैं। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके, यानी पढ़ना लिखना चाहिए, इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है कि पढ़ने लिखने से अनर्थ होगा। अनर्थ का बीज उसमें बिल्कुल भी नहीं है, हरगिज़ ना, बिल्कुल भी नहीं है। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं। आप पढ़ो और पढ़े लिखो दोनों से, चाहे पुरुष पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों। जब अनर्थ होता है तो वो किसी से भी हो सकता है, चाहे स्त्री से हो या पुरुष से हो। अपढ़ो और पढ़े लिखो दोनों से अनर्थ, दुराचार, पापाचार के कारण और भी हो सकते हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं। और वे पंडित विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतः स्त्रियों को अवश्य ही पढ़ाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियां ना पढ़ती थी, अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत नहीं थी, मतलब उनको इजाज़त नहीं थी, तो वे इतिहास से अनभिज्ञ नहीं तो वे या तो इतिहास से अनभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, उनको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का उपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। ऐसे लोगों को जो है दंड मिलना चाहिए, जो इस तरह की सोच रखते हैं। अब ये देखो व्याख्या के लिए अच्छा है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, व्यापक मतलब विस्तृत शब्द है। उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है, पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश में वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन कराना चाहिए। क्या कहते हैं, शिक्षा जो है बहुत व्यापक है, शिक्षा का कोई सीमित क्षेत्र नहीं है, कहीं से कहीं तक फैली हुई है, बहुत फैलाव है। शिक्षा सीखने, उसमें सीखने योग्य विषय का समावेश होना चाहिए, पढ़ना लिखना सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। और हमारे देश की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। इस कारण से यदि स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उस प्रणाली का
संशोधन करना चाहिए। यानी जो ये समझते हैं कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, उनको यह नहीं सोचना चाहिए, उनको क्या सोचना चाहिए कि उनकी पढ़ाई के लिए सुधार किया जाए। उसमें जो दोष दिख रहे हैं शिक्षा प्रणाली में, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लड़कों की ही शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह पढ़ाना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इस सब की जो बातें हैं वो उस पर बहस करो, विचार करो, है ना। जी में आए सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह ना कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने से कोई दोष है। पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं होती है, पढ़ाई करना अति आवश्यक होता है। ठीक है, धन्यवाद।